बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ डायरियाज। पहले हम ज़रा डायरिया को समझेंगे कि डायरिया है क्या, फिर उसके बाद इसके ट्रीटमेंट पे आएंगे। ठीक है। अच्छा जी। डायरिया हमारे पास है क्या? डायरिया की डिफिनीशन भी ज़रा मुख्तलिफ किस्म के हैं और इसके टाइप्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो हम इसके थोड़े से जनरल टाइप्स को डिस्कस करेंगे और जो लेक्चर के अंदर है फिर उसको डिस्कस करेंगे। और इसकी डिफिनीशन जरा पहले कर ले कि डायरिया होता क्या है। WHO के मुताबिक अगर 24 आवर्स के बीच में 24 आवर्स के अंदर 3 या 3 से ज्यादा लूज मोशन हो जाए, कोई स्टूल पास करे, तो इसको कहते हैं डायरिया। ठीक है। अब ये 3 या 3 से ज्यादा अगर ज्यादा मिकदार में हो या थोड़े मिकदार में हो वो एक अलग बात है। वाटरी डायरिया हो या इन्फेक्शियस डायरिया हो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर 3 या 3 दफा से ज्यादा कोई स्टूल पास करे 24 आवर्स के बीच में इसके अंदर अंदर, तो इसको कहते हैं डायरिया। ठीक है। अब डायरिया के उसके बेस पे बहुत सारे टाइप्स है। कुछ इन्फेक्शन के बेस पे है, कुछ फ्रीक्वेंसी के बेस पे है। ठीक है। मैं ज़रा आप लोगों को जो इस लेक्चर में मैंने मेरे ख्याल में नहीं डाला, मैं आप लोगों को ज़रा इसके इंपॉर्टेंट कुछ टाइप्स है वो ज़रा समझा दूँ। फिर जो लेक्चर के अंदर है उसको हम फिर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, डायरिया के उमूमन जनरली 4 टाइप्स हैं, 4 या 5 टाइप्स है। उन 5 टाइप्स में सबसे पहले है ओस्मोटिक डायरिया। ओस्मोटिक डायरिया जब पानी की मकदार जीआईटी के अंदर ज़्यादा हो जाए और पानी की मकदार ज़्यादा होने की वजह से उसकी एब्जॉर्प्शन में भी चूंकि फिर खलल पड़ता है और ये बॉडी से निकले तो इसको कहते हैं फिर ऑस्मोटिक डायरिया। वो ड्यू टू अनएब्जॉर्ब सॉल्यूट्स की वजह से होता है। असल के बाज लोगों को एक बीमारी होती है जिसको लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं। जो लैक्टोज जो कार्बोहाइड्रेट्स है खुराक में, इसकी मौजूदगी की वजह से वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। ठीक है। तो जब एब्जॉर्ब नहीं कर सकते तो उसकी वजह से ये फिर बॉडी से निकल जाते हैं, और चूंकि इसमें एक्सेस फार्म फ्लूइड्स की या उसकी वाटर की होती है तो इस वजह से ये वाटरी डायरिया के शक्ल में फिर होते हैं। सॉल्यूट्स अगर एब्जॉर्ब ना हो, सॉल्वेंट होंगे। ठीक है। तो इसका ये इम्बैलेंस, ये अनएब्जॉर्प्शन फिर डायरिया को उसकी वजह या उसकी वजूहात का वजह बन जाता है। ठीक है। दूसरा जो इसका किस्म है वो है सिक्रेटरी डायरिया। सिक्रेटरी डायरिया में एक्सेस फ्लूइड सिक्रीशंस का मेन मसला होता है। जैसे कोलरा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, या हेजा का नाम। जो हेजा के छप्पे आते हैं, कोलरा के छप्पे बाज जगहों पे बाज लोगों के ऊपर या तो पानी की गंदगी या उसमें गंदापन आ रहा होता है या ई कोलाई का बैक्टीरिया उसमें होता है, उस वजह से इन लोगों को ये वाला प्रॉब्लम हो जाता है। और इस प्रॉब्लम के अंदर फिर सिक्रेटरी डायरिया जो है ये, इसमें डिहाइड्रेशन भी बहुत ज्यादा फिर हो जाती है। तीसरा टाइप इसका है इन्फ्लामेटरी डायरिया। जो जीआईटी का म्यूकोजा है वो इसमें डैमेज हो जाता है, जैसे डायसेंट्री में, अमीबिक डायसेंट्री में स्पेशली, या आईबीडी एक बीमारी है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसके अंदर इन्फ्लामेटरी डायरिया होता है। ये म्यूकोजा जीआईटी का बार बार जो है ये इन्फ्लेम हो जाता होता रहता है और इसकी वजह से फिर डायरिया हो जाता है। ठीक है। ये वाला डायरिया जो है ये बड़ा पेनफुल होता है क्योंकि इन्फ्लामेशन हुई होती है, तो ये बड़ा पेनफुल डायरिया होता है। ठीक है। जिस तरह इन्फेक्शियस डायरिया पेनफुल होता है उस तरह ये भी होता है। और इसके कुछ अलामात में अगर अमीबिक डायसेंट्री में हुआ हो तो उसमें म्यूकस का स्टूल के अंदर मौजूद होना, ये एक अलामत है, बड़ी अलामत है इसमें। ठीक है। अच्छा जी। चौथी जो किस्म है इसमें वो मोटिलिटी रिलेटेड है। जो पेरिस्टाल्टिक मोमेंट है या वो किसी वजह से बढ़ जाती है, या नर्वस सिस्टम के ज्यादा काम करने की वजह से, या आईबीएस की एक बीमारी होती है। वो जो इससे पहले मैंने बताया वो आईबीडी थी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये आईबीएस है, इंटेस्टिनल बाउल सिंड्रोम। ठीक है। इन दोनों में फर्क भी है, लेकिन जो आईबीएस है, इंटेस्टिनल बाउल सिंड्रोम, ये स्ट्रेस की वजह से बार बार स्ट्रेस लेना या एंजाइटी में पेशेंट होता रहता है, बार बार उसको एंजाइटी होती रहती है, टेंशन लेता है पेशेंट बहुत ज्यादा। तो उसका जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन है
या उसका जो पाथवे है उसमें इम्बैलेंस आ जाती है, और वो तमाम चीजें जो पैरासिम्पथेटिक स्टिमुलेशन को ज्यादा एग्जेजरेट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, उन लोगों को आईबीएस फिर ज्यादा होता रहता है, और इससे पेरिस्टाल्टिक मोमेंट ऑफ द जीआईटी बढ़ती है। ये बात आप सबको समझनी चाहिए, आनी चाहिए कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन या डीएक्टिवेशन का जीआईटी के ऊपर क्या असर है। ये एक अकेले एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं आप लोगों को जरा कंसेप्चुअल चीज इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बाज लोगों को इस सिस्टम की एक्टिवेशन या डीएक्टिवेशन की वजह से डायरिया या कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, ठीक है। तो मसला यह है कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो ये हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उसकी तरफ ये ब्लड सप्लाई को ज्यादा बहाल रखता है, और उसकी तरफ ब्लड सप्लाई को लेके जाता है। जो नॉन वाइटल सिस्टम्स होते हैं या नॉन वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उसकी तरफ ब्लड सप्लाई कम हो जाती है सिंपैथेटिक एक्टिवेशन में या सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में। नॉन वाइटल ऑर्गन में, वाइटल तो आप लोगों को पता है, वाइटल में हार्ट हार्ट आता है या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ठीक है, लंग्स आते हैं, किडनीज आते हैं, इसमें लिवर आता है, इसमें ब्रेन आता है, ये वाइटल ऑर्गन्स है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की स्टिमुलेशन में इन ऑर्गन्स की तरफ ब्लड सप्लाई ज्यादा जाएगी। अच्छा, जब जो नॉन वाइटल ऑर्गन या सिस्टम है उसमें जीआईटी भी आती है। नॉन वाइटल ऑर्गन सिस्टम में जीआईटी एक एक्स्ट्रा सिस्टम है जो वाइटल के तौर पे कभी कभार अगर बीमारी और इंजरी पे डिपेंड करती है उसमें, फिर ये अगर इसमें कोई बड़ा मसला आ जाता है या इसकी ज़रूरत होती है फिर बन जाता है, लेकिन उमूमन जनरली ये एक नॉन वाइटल सिस्टम और नॉन वाइटल ऑर्गन्स कहलाता है। तो जब पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होती है तो जीआईटी की तरफ जो है ब्लड सप्लाई ये ज्यादा हो जाती है और नॉन वाइटल ऑर्गन्स की तरफ कम हो जाती है। सिंपैथेटिक का उल्टा हो जाता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में मैंने आप लोगों को बताया कि और वाइटल ऑर्गन्स की तरफ ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, नॉन वाइटल की तरफ कम हो जाती है। तो जीआईटी की तरफ सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में ब्लड सप्लाई कम आती है, तो एब्जॉर्प्शन भी कम होगी, डाइजेशन भी कम होगी, तो जीआईटी से खुराक ये इस टाइम में कम दस्तियाब होगा जब कोई वाइटल ऑर्गन्स को ज्यादा ब्लड मिल रहा होता है, या सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन बार बार आ रही होती है, बार बार आ रही होती है इसके दौरान। लेकिन जब पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन हो जाती है, जो सैडनेस या एकदम स्ट्रेस, एकदम से कोई सदमा ये बंदे को पहुंच जाता है, तो एकदम से पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन हो जाती है। तो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन में जीआईटी की तरफ ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है या नॉन वाइटल ऑर्गन्स की तरफ, जबकि वाइटल की तरफ कम हो जाती है। यही वजह है कि सदमे के सूरत में बाज लोग गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि ब्रेन को सही ब्लड नहीं पहुंचता या हार्ट को नहीं पहुंचता, वाइटल ऑर्गन्स को नहीं पहुंचता। जीआईटी की तरफ बढ़ जाती है पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन में ब्लड सप्लाई, तो वहां पे एब्जॉर्प्शन, पेरिस्टाल्टिक मोमेंट ये इंक्रीज कर जाते हैं, जल्दी जल्दी होता होता है ये प्रोसेस। तो उसमें पार्शल डाइजेशन और पार्शल एब्जॉर्प्शन और जल्दी जल्दी लूज मोशन की शक्ल में बॉडी से ये चीज निकल जाती है, फीसिस निकल जाती है, स्टूल निकल जाता है। तो इसलिए आईबीएस के जो मरीज होते हैं, इंडस्ट्रियल बाउल सिंड्रोम वाले मरीजों में, उनको बार बार स्ट्रेस आती है, और बार बार स्ट्रेस के आने की वजह से उनको लूज मोशन का फेज आ जाता है। असल में इस किस्म के लोगों को तीन किस्म के फेजेस आते हैं। ज्यादातर डायरिया रहता है, कभी इसके बीच में ठीक हो जाते हैं नॉर्मल, या और इसके बाद तीसरा फेज पर कभी कभी कंस्टिपेशन भी हो जाती है, ठीक है। तो इनका असल में नर्वस सिस्टम की तरफ से ये मसला आ रहा होता है। तो ये आपकी हो गई चौथी टाइप। इसका पांचवी टाइप है डायरिया का इन्फेक्शन, इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है। इन्फेक्शियस डिजीज में बैक्टीरियल, वायरल या पैरासिटिक जो डायरियाज होते हैं वो इसमें आते हैं, स्पेशली बैक्टीरियल डायरिया या बैक्टीरियल डायसेंट्री। बैक्टीरियल डायसेंट्री के अपने कुछ फिर अलामात होते हैं, स्पेशली पेनफुल डायरिया के साथ स्टूल में अक्सर ब्लड भी आ रहा होता है, ठीक है। इस तरह वायरल इन्फेक्शन भी जीआईटी में बहुत ज्यादा होता है। 40% अप्रोक्सीमेटली 40% डायरिया ये वो रोटा वायरस या वायरसेस की वजह से होता है, ठीक है। खुराक में खाने की वजह से या और किसी और रूट से जाने की वजह से, ठीक है। स्पेशली गर्मी अब आ रही है तो ये गैस्ट्रोइंट्राइटिस या डायरियल या वोमिटिंग के फेजेस इसमें ज्यादा हो जाते हैं, इसके अटैक इसमें ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैंने डायरिया का आप लोगों के साथ कराया।
अब आ जाते हैं जरा लेक्चर की तरफ। ठीक है, डायरिया इज टू फ्रीक्वेंट ऑफन 100 precipitate पैसेज ऑफ द poorly formed stools. इट कैन रेंज फ्रॉम एन acute self limiting episode to severe chronic diarrhea। अच्छा, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया ना कि डायरिया के बहुत सारे टाइप्स हैं, जो मैंने आप लोग को इससे पहले बताया वो उसके बेस पे है कि उसका पेरास्टाल्टिक मोमेंट ज्यादा है या कम है, वाटरी है या इन्फेक्शियस है, उसके बेस पे है। एक और क्लासिफिकेशन भी इसके है, ये ड्यूरेशन के बेस पे है। डायरिया या एक्यूट होगी या सब एक्यूट होगी या क्रॉनिक होगी। अगर डायरिया का 12 दिन से कम दौरानिया है तो ये एक्यूट डायरिया कहलाता है। अक्सर ये सेल्फ लिमिटिंग में 1-2 दिन के अंदर ठीक भी हो जाती है। सब एक्यूट अगर 12 दिन से 28 दिन के बीच में है, अगर 28 दिन से ज्यादा ले रही है तो ये फिर क्रॉनिक डायरिया है। ठीक है, इनमें से हर एक के वजूहात भी फिर अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो WHO ने जो डिफाइन किया है वो मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया भी है स्टार्ट में कि 3 or more than 3 loose or watery stools during 24 hours period is called diarrhea। ठीक है। फिर इसमें फीसेस में वाटर का जाना, वाटर का ज्यादा, जितना ज्यादा वाटर उसमें जाएगा उतनी ज्यादा डिहाइड्रेशन होगी। डिहाइड्रेशन डायरिया के अंदर एक अलग बहुत बड़ी अलामत है और इसको सबसे पहले मैनेज करना ये बहुत बड़ी जरूरी बात होती है, क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से अमवात का शरह बहुत ज्यादा है, मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है। ठीक है, और ये जो पैथोलॉजिकल टर्म्स है इसमें, या जो एक्सेस वाटर फीसिस में जा रहे हैं, इनके वजूहात कुछ यूँ हो सकते हैं कि कभी कभार जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारी जीआईटी के अंदर या खुराक के अंदर, और उसके साथ जो वाटर होती है उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती, वो बॉडी से निकल जाते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स का बॉडी में कम होना, क्योंकि हमारी सारी बॉडी हर एक सेल एक्शन पोटेंशियल पे चल रहा है, इम्पल्सिस पे चल रहा है। एक्शन पोटेंशियल के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स ये सेल के अंदर जाते हैं, कुछ सेल से बाहर आ रहे होते हैं, कुछ डीपोलराइजेशन फेज में अंदर जा रहे हैं, और इस तरह रिपोलराइजेशन फेज है उसमें अपने कुछ अंदर जा रहे हैं कुछ बाहर आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से ही सेल की एक्टिविटी, सेल का काम ये हो रहा होता है। इस तरह वाटर है, वाटर की मौजूदगी बॉडी में एनर्जी पैदा करने के लिए, सेल्स की सर्वाइवल के लिए ये जरूरी है। तो ये बॉडी से जितने निकलेंगे सेल्स को इसकी अशद जरूरत होती जाएगी और फिर सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। तो एक तो ये बड़ी वजह है। दूसरा है इंक्रीज सिक्रीशन बाय द इंटेस्टिनल म्यूकोजा। इंटेस्टिनल म्यूकोजा डैमेज हो गई, जिस तरह मैंने आईबीएस में आप लोगों को बताया। ठीक है, या डायसेंट्री में जो हो जाता है, तो इसकी डैमेज होने की वजह से सिक्रीशन या जो वाटर वगैरह है वो बॉडी से निकल जाती है। इसके अलावा इंक्रीज ल्यूमिनल ऑस्मोटिक लोड, वाटर की मिकदार जीआईटी में ज्यादा आ रही है तो ज्यादा निकलेगा फिर। ठीक है, और चौथे नंबर पे इंफ्लेमेशन ऑफ द म्यूकोजा एंड एक्सुडेशन इनटू द ल्यूमेन, कोई इन्फेक्शन का होना। ठीक है, ये वजूहात इसके जाने के या फीसिस में निकलने के हो सकते हैं। अब इसका प्रिंसिपल मैनेजमेंट क्या है? ठीक है, प्रिंसिपल मैनेजमेंट जो डायरिया को, जो जिन चीज़ों पे डिपेंड करती है या जो अंडरलाइंग काजेज इसके होते हैं उसके लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देनी होगी, ज़रूरी है। या इसमें डिहाइड्रेशन जो हुआ है उसको कैसे हम कवर करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर डायरिया एक्यूट है और यह 1-2 दिन में खुद रिजॉल्व हो रही है या रिजॉल्व हो गई है तो फिर उसके लिए कोई खास ट्रीटमेंट नहीं ली जाती। हाँ, अगर कोई डिहाइड्रेशन हुआ है तो फिर हम ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट्स वगैरह दे सकते हैं। तो डायरिया के बहुत सारे केसेस अगर एंटेरोपैथोजेंस की वजह से है या जरासीमों की वजह से है, या जो है कोई कमजोर वायरस है स्पेशली, या कोई कमजोर बैक्टीरिया है, आमतौर पे वो भी बॉडी उसको खुद ही कवर कर देती है, कवर कर लेती है। ठीक है, लेकिन जो कोलरा के टाइप के होते हैं या ओस्मोटिक डायरिया के कुछ टाइप्स हैं या डाइसेंट्री रिलेटेड कुछ चीजें हैं, ये फिर सेल्फ लिमिटेड इस तरह नहीं होती। इसके लिए फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, दवाइयों की जरूरत होती है। ठीक है, और ट्रीटमेंट जो है इसको कई ग्रुप में डिवाइड किया जाता है डायरिया के लिए। कुछ ट्रीटमेंट का कुछ हिस्सा सपोर्टिव ट्रीटमेंट कहलाता है, कुछ मेंटेनेंस ट्रीटमेंट कहलाता है, कुछ स्पेसिफिक ड्रग थेरेपी या स्पेसिफिक ट्रीटमेंट कहलाता है। ये 3 चीजें होती है। ठीक है, और ये इलाज मुआलजा जो मैंने आपको 3 मैं समरी में बताया,
ये भी डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे। इसमें से कुछ ट्रीटमेंट अगर सबसे पहले ये डिपेंड करती है डिहाइड्रेशन पे। डिहाइड्रेशन तीन किस्म का होता है, जरा मैं इसको एक्सप्लेन कर लूँ ताकि डिहाइड्रेशन को भी आप लोग जो है ये जान जाओ। डिहाइड्रेशन बॉडी में वाटर की कमी, फ्लूइड की कमी को कहते हैं, ठीक है। WHO ने डिहाइड्रेशन को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। क्लास ए डिहाइड्रेशन, क्लास बी डिहाइड्रेशन और क्लास सी डिहाइड्रेशन। क्लास ए डिहाइड्रेशन सबसे माइल्डेस्ट डिहाइड्रेशन है, कि जिस या नॉर्मल से माइल्ड आप इसको कह सकते हो, बहुत ही कम डिहाइड्रेशन होती है। बंदा कुछ लूज मोशन करने के बाद या कवर हो जाता है, थोड़ी सी डिहाइड्रेशन रह जाती है, या 24 घंटे घंटे के अंदर 3 से 4 दफा कर रहा होता है, तो डिहाइड्रेशन उसकी वजह से बड़ी कम हो रही होती है। तो क्लास ए में वो डिहाइड्रेशन होती है जिसको कोई आईवी जरूरत नहीं होती रिहाइड्रेट करने की, कुछ ड्रिप की जरूरत नहीं होती। आमतौर पे आम पानी पीने से ये डिहाइड्रेशन कवर हो जाती है, और इलाज देने से बंदा कवर हो जाता है। तो ये कहलाता है क्लास ए डिहाइड्रेशन। क्लास बी डिहाइड्रेशन होती है, उसमें माइल्ड टू मॉडरेट डिहाइड्रेशन हो जाती है। और डिहाइड्रेशन के कुछ अलामात है, कुछ चीजें हैं जिसको मालूम करने से हमें पता चल सकता है कि ये मॉडरेट डिहाइड्रेशन है, ये क्लास बी है, या क्लास सी सीवियर डिहाइड्रेशन है। उसमें से सबसे पहले अलामत है संकन आइज। संकन आइज आप लोग फिर जरा सर्च कर लें नेट पे। ये आंखें जो होती है ये बिल्कुल बाहर की तरफ निकली हुई होती है, और पता लग रहा होता है इसके इर्द गिर्द जो ये दायरे हैं ये अंदर की तरफ थोड़ी सी धकेली हुई होती है। तो ये हमें डिहाइड्रेशन बताती है, ठीक है, संकन आइज। दूसरा जो है स्किन टर्जिडिटी। स्किन टर्जिडिटी जो है ये भी हमें डिहाइड्रेशन बताती है। स्पेशली पेट का जो स्किन है ये हम खींचते हैं और फिर देखते हैं कि कितने सेकंड्स में ये वापस जा रही है और अपना जो पहले था वो कवर कर रही है। या अगर पेट के लेवल पे या इस जगह पे कुछ लिमिटेशन है, हम नहीं दे सकते, तो फिर जो हमारा हाथ है इसका जो डॉर्सम साइड है, इस पे स्किन को हम थोड़ा सा खींचते हैं और फिर छोड़ते हैं। तो इसको हम देखते हैं कि ये कितने सेकंड्स में या कितने टाइम में वापस जा रही है। आमतौर पे 5 सेकंड के अंदर अंदर अगर कोई स्किन 3 से 5 सेकंड के अंदर अपनी जगह पे चली जाए तो ये डिहाइड्रेशन कवर होती है। डिहाइड्रेशन कोई नहीं होती, नॉर्मल स्किन ये कहलाता है, ठीक है। 3 सेकंड तक या ज्यादा से ज्यादा 3 से 5 सेकंड अगर ले लें। अगर 5 सेकंड के अंदर अंदर ये अपनी जगह पे ना जाए, लेकिन 1 मिनट के अंदर अंदर ये कवर फिर कर ले, 5 सेकंड से ज्यादा टाइम ले और 1 मिनट से कम टाइम ले, तो दिस इज मॉडरेट डिहाइड्रेशन। अगर इतनी टर्जिडिटी कमजोर हुई है और इतना मसला आया हुआ है कि ये 1 मिनट के अंदर भी अपनी जगह पे नहीं गया, टर्जिडिटी कवर नहीं हुई, वो सख्ती उसमें नहीं रही, तो ये हमें सिवियर डिहाइड्रेशन फिर बताता है, ठीक है। इसी तीन चीजों के ऊपर फिर फ्लूइड डिप्लेशन को कवर करना, शॉक को कवर करना, एसिडोसिस है, स्पेशली मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी फिर हो जाती है अगर सिवियर डिहाइड्रेशन है, उनको कवर करना फिर, या उसके मुताबिक रिहाइड्रेशन को मेंटेन करना, ये फिर इस चीज पे डिपेंड करती है, ठीक है। मॉडरेट और सिवियर दोनों में आईवी फ्लूइड्स की जरूरत होती है। अगर मॉडरेट डिहाइड्रेशन है और बंदा हॉस्पिटल के करीब रह रहा है, तो फिर हम ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट, ओआरएस जिसे कहते हैं, ये फिर दे देते हैं, क्योंकि उसका एक्सेस हॉस्पिटल को नज़दीक है, हो सकता है, तो फिर हम आईवी फ्लूइड इस किस्म के पेशेंट से मना करते हैं। हाँ, अगर ये पेशेंट दूर से आया हुआ है और ये अगर घर चला जाए और फिर उसको दोबारा ये मसला हो कवर ना हो, तो इसको पहुंचने में अगर टाइम लग रहा हो, तो फिर उनको हम आईवी फ्लूइड्स दे देते हैं और उसके बाद फिर छोड़ देते हैं, ताकि इस ये रिहाइड्रेट हो और उसको कोई मसला फिर ना हो, ठीक है। तो रिहाइड्रेशन सबसे इसलिए जरूरी होती है, इससे दुनिया के अंदर कई बहुत हजारों लाखों की तादाद में अमवात होते हैं, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ न्यूट्रिशन। कुछ न्यूट्रिशन ऐसे होते हैं कि जो मोटिलिटी को इफेक्ट करके उनमें कमी लेके आते हैं, जैसे बनाना लेना, या जो चावल होते हैं राइस सादा वो लेना, ठीक है। इसी तरह फ्लूइड्स की खुराक लेना, यखनी लेना, इसी तरह जूसेस लेना, ये चीजें फ्लूइड को भी मेंटेन कर देती है और न्यूट्रिशन भी अच्छी मिल जाती है। असल में
और मुंह के जरिए जो खुराक लेनी पड़ती है उसमें अगर कोई मिर्च मसाला हो या कोई सख्त चीज हो या कोई बहुत ज्यादा मीठी चीज हो तो ये फिर डायरिया को मजीद एनहेंस कर देते हैं। इसलिए डायरिया के ऐसे मरीज जिसको खतरनाक किस्म का डायरिया हो जाता है तो उनमें हम फिर इस किस्म के खुराक मना करते हैं। सिंपल खुराक और फ्लूइड्स और ये ओआरएस और इसी तरह चावल सादा से और बनानास वगैरह ये उनको कहते हैं कि आपने ज्यादा ज्यादा लेना है ताकि आपको फायदा हो। तो मेंटेनेंस ऑफ न्यूट्रिशन ये है। किसी को अगर डायरिया हुआ हो ना तो शुगर के इंटेक से वो डायरिया बढ़ता है, ठीक है। तो ये चाय वाय वगैरह या बहुत ज्यादा मीठी चीजें भी हम मना कर देते हैं। अच्छा जी, जो क्लास सी डिहाइड्रेशन थी, क्लास सी डिहाइड्रेशन वो सबसे खतरनाक डिहाइड्रेशन होती है। उसमें अगर आप आईवी फ्लूइड्स ना दो, ड्रिपें ना दो रिहाइड्रेट करने के लिए तो इससे बंदा मर भी सकता है, ठीक है। और बहुत सारे इसीलिए लोग डायरिया से मर जाते हैं ताकि उसको सही तरीके से रिहाइड्रेट नहीं कर पाते, ठीक है। तो आईवी के नॉलेज में पास करना होता है और अगर मुमकिन हो तो दिन में सुबह और रात को ड्रिप या डेली बेस पे लगानी होती है। इस किस्म के मरीज एडमिट भी हो जाते हैं हॉस्पिटल में, ठीक है। अच्छा, तीसरा जो इसमें मेन प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का वो है ड्रग थेरेपी। ड्रग थेरेपी में डायरिया, कुछ दवाइयाँ स्पेसिफिकली डायरिया के लिए होता है, कुछ डायरिया के वजूहात के लिए होता है, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इसको कहते हैं। और कुछ इसके साथ सपोर्टिव ड्रग्स होते हैं। अगर बंदा साथ में वॉमिटिंग भी कर रहा हो तो एंटीमेटिक्स ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, उससे कोई मिला के दे सकते हैं। इंजेक्टिबली अगर ज्यादा सेवेर अगर ओरली ले सकते हैं तो ओरली। लेकिन अगर वॉमिटिंग हो तो ओरली फिर हम नहीं देते क्योंकि वो दोबारा वॉमिटिंग करके वो उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती और फायदा नहीं होता, तो इंजेक्टिबली देते हैं। अच्छा जी, बस डायरिया के साथ फीवर भी होता है, टेम्परेचर। चूंकि इन्फेक्शियस डायरिया हो या इन्फ्लामेटरी डायरिया हो तो फिर टेम्परेचर हो जाता है, तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स साथ में देते हैं, ओरल या इंजेक्टेबल जो ज़रूरी हो उस टाइम पे। और स्पेसिफिक स्पेसिफिक जो दवाइयाँ होती है डायरिया के लिए वो तो खैर आगे आ रही है, हम उसमें फिर पढ़ लेंगे। एंटीबायोटिक्स अगर इन्फेक्शियस डायरिया हो तो इसमें दिए जाते हैं, ठीक है। और कुछ दवाइयाँ ऐसे होती हैं जो पेरिस्टाल्टिक मोमेंट को कम करती हैं, उसको एंटी डायरियल कहते हैं, एंटी डायरियल। तो ये डिपेंड करती है कास पे, डायरिया पे, कंडीशन पे और उसकी सिवेरिटी पे, ठीक है। अच्छा, ये आ गई रिहाइड्रेशन। Rehydration, the priority measures in acute diarrhea is to prevent and reverse salt and water depletion. बॉडी में पानी और नमकियात की कमी को रोकने के लिए जो ड्रिप या ओआरएस दिया जाता है इसको कहते हैं रिहाइड्रेशन। बंदे को दोबारा रिहाइड्रेट करना, ठीक है। इन मेजोरिटी ऑफ केसेस दिस इज द ओनली मेजर्स नीडेड। रिहाइड्रेशन कैन बी डन ओरली और आईवी। ये मैंने आप लोगों को अभी बता भी दी कि ओरली अगर माइल्ड डिहाइड्रेशन है या मॉडरेट है, मॉडरेट के लेवल पे उसका एक्सिस हॉस्पिटल के साथ करीबी है तो फिर हम ओरल देते हैं। अगर एक्सिस करीब नहीं है तो मॉडरेट में भी हम फिर आईवी देते हैं और सिवियर में तो आईवी देना जरूरी है, ठीक है। इंट्रावीनस रिहाइड्रेशन, आईवी का मतलब है इंट्रावीनस रिहाइड्रेशन, वेन के अंदर या केनोला के अंदर देना। इट इज नीडेड ओनली व्हेन फ्लूइड लॉस इज सिवियर। जिस तरह मैंने बताया कि सिवियर डिहाइड्रेशन के अंदर इसको देना लाजिम है, ठीक है। जिसमें से तकरीबन 10% बॉडी वेट या इससे ज्यादा डिहाइड्रेशन बंदे को हो जाती है। अगर आप इसको ना दो, रिहाइड्रेट बंदे को ना करो तो ये बंदा जो है ये शॉक में या जा सकता है या इसकी डेथ भी इससे हो सकती है, ठीक है। और अगर पेशेंट 10 ml पर केजी पर हॉर जो है ये इसको ओरल या आईवी दिया जाए या नहीं ले सकता ओरल तो फिर हम देते हैं। वीकनेस बहुत ज्यादा है या स्टुपर, स्टुपर इसको कहते हैं कि बंदा अनकॉन्शियस कंडीशन की तरफ जा रहा है, ड्राउजी है बहुत ज्यादा, वो ओरल ले नहीं सकता तो फिर हम हार के हिसाब से, या बंदा इतना ज्यादा डायरिया कर रहा है कि उसकी बॉडी से 10 ml पर केजी पर हॉर ये जा रहा है, लूज मोशन में फ्लूइड जा रहा है, तो इस किस्म के मरीज को फिर हम इंट्रावीनस रिहाइड्रेशन देते हैं, ठीक है। फिर से जरा सुन लें। अगर पेशेंट से इतना डिहाइड्रेशन हो रहा है, जा रहा है वॉमिटिंग में या स्पेशली डायरिया में कि वो डिहाइड्रेशन 10 ml पर केजी पर हावर, अगर एक बंदा 50 केजी है तो 50 केजी में 50 ml
के हिसाब से एक घंटा में जा रहा है। अगर एक बच्चा 10 kg है तो उससे 10 ml एक घंटा में जा रहा है। इस हिसाब से अगर इतना जा रहा है तो उसको हम आईवी फ्लूइड देते हैं इसके साथ। और अगर एक बंदा ऐसा है कि वो और ले नहीं सकता, या तो वीकनेस बहुत ज्यादा, मतलब सिवियर डिहाइड्रेशन में है, ले नहीं सकता, या स्टूपर है, स्टूपर इसको कहते हैं कि बंदा ड्राउजी है और अनकॉन्शियसनेस की तरफ जा रहा है, ठीक है, या वोमिटिंग कर रहा है साथ में, तो वोमिटिंग कर रहा है तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि फिर हम कैसे ओरल देंगे, फिर तो फायदा ही नहीं है, ठीक है। तो इन तमाम लोगों को हम फिर इंट्रावेनस रिहाइड्रेशन देते हैं। ओरल रिहाइड्रेशन हम माइल्ड में देते हैं, मॉडरेट में देते हैं, या वो तमाम लोग जो मुंह के जरिए ले सकते हैं, उससे डिहाइड्रेशन इतनी हुई भी नहीं है। माइल्ड फ्लूइड लॉस 5 to 7% बॉडी वेट को कहते हैं, और 7 से ऊपर 10 के बीच में यह मॉडरेट डिहाइड्रेशन कहलाता है। तो इसको हम ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट आमतौर पे देते हैं। अगर मॉडरेट डिहाइड्रेशन वाले बंदों का एक्सेस नहीं है हॉस्पिटल की तरफ, तो फिर उसमें भी ड्रिपे दे सकते हैं, रिहाइड्रेट थ्रू आईवी चैनल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, मेंटेनेंस ऑफ न्यूट्रिशन। Maintenance of nutrition, contrary to traditional view, patient of diarrhea should not be starved. ठीक है, डायरिया के पेशेंट पे हम मुकम्मल ग़िज़ा बंद तो नहीं कर सकते। जो इससे पहले न्यूट्रिशन में मैंने आप लोगों को बताया, जो ज़रूरी अच्छी चीज़ें होती हैं कि वो इसके बॉडी के लिए ज़रूरी है, उसमें वाटर और साल्ट के न्यूट्रिशंस है, वो पेरिस्टाल्टिक मोमेंट को रिड्यूस करती है, उन तमाम चीज़ों को हम लाजिमन देते हैं ताकि पेशेंट के अंदर वीकनेस पैदा ना हो। तो अगर बाज लोग इस तरह करते हैं ये गाँव वगैरह की तरफ, या जो समझते नहीं है, वो बिल्कुल फास्टिंग पे पेशेंट को रख देते हैं या खुद फास्टिंग कर लेते हैं ताकि मेरी जीआईटी में कुछ ना जाए, तो जो है मैं डायरिया मेरी कम हो जाएगी। तो ये नहीं है, क्योंकि उससे बॉडी के अंदर फिर कमजोरी आएगी। और एक और चीज़ है, ब्रश बॉर्डर डाइसेकेराइड एंजाइम्स होते हैं जो एब्जॉर्प्शन कम कर देते हैं, ठीक है। और फिर न्यूट्रिशन या वाटर साल्ट की एब्जॉर्प्शन का मसला भी फिर आ जाता है, ठीक है। और स्टार्विंग जो होती है, जो खुराकें बंद कर देते हैं, वो चूंकि माल न्यूट्रिशन में भी बंदों को ले जाते हैं, और स्पेशली अगर ज़्यादा दिनों के लिए हो तो वो भी फिर ठीक नहीं है। स्टार्विंग या माल न्यूट्रिशन अलहदा फिर एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है। अगर बच्चा कर रहा है तो बच्चे को जो है फीडिंग देनी चाहिए माँ की अपनी। अगर माँ की अपनी फीडिंग नहीं है, लेक्टेटिंग मदर नहीं है, तो फिर उसको उसी हिसाब से जो मिल्क दे रही है वो देनी चाहिए, ठीक है। लेकिन बिल्कुल भी स्टारवेशन की तरफ या माल न्यूट्रिशन से पेशेंट को बचाना है, ठीक है। अच्छा जी, बच्चों के लिए सबसे बेहतरीन खुराक 2 साल से पहले पहले ये माँ का दूध है, ब्रेस्ट मिल्क है। अगर बच्चे को डायरिया हो रहा है तो आधे घंटे के अंदर अंदर, हर आधे घंटे के अंदर या आधे घंटे के बाद अ, माँ को इसको दूध देना चाहिए, ठीक है। अगर माँ का दूध नहीं है तो फिर उसके बाद काउ मिल्क बेस्ट है। काउ मिल्क के बाद अगर वो नहीं दस्तियाब तो फिर बफेलो मिल्क, या अगर बच्चे की उम्र 5 महीने से ज्यादा है तो जो पोटैटोज होता है बॉइल्ड, वो बॉइल्ड पोटैटोज हो गए, या 6 महीने से अगर ऊपर है तो फिर सेरेलैक्स वगैरह ये चीजें आती है, कोकोराइज्ड हो गए, फ्रूट जूसेस हो गए, ये तमाम बनाना हो गए, ये तमाम चीजें फिर बच्चों को दे सकते हैं हम, ठीक है। इससे उनकी न्यूट्रिशन फिर अच्छी हो जाती है और वीकनेस नहीं होती। वीकनेस बड़ी खतरनाक चीज है, बच्चे को फिर सिवियर डिहाइड्रेशन में और फिर मौत के मुंह में ले जाते हैं, ठीक है। हाई फाइबर डाइट्स को हमने रोकना है, और जो सख्त चीजें होती है उसको रोकना है, स्पाइसी चीजों को रोकना है, ठीक है। और बहुत हाईली जो पॉलीसेकेराइड्स उसमें होते हैं उसको रोकना है, ठीक है। ये तमाम चीजें रोकनी है। अच्छा, अब ड्रग्स फॉर डायरिया। डायरिया के लिए हम कौन कौन से ड्रग्स दे सकते हैं? अच्छा जी, यहाँ पे ये सेशन तकरीबन ख़त्म होने वाला है।